नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको जो है साइंस क्लास साइंस क्लास जा रहा हूँ आपको पढ़ाने। और साइंस की क्लास में मैंने आपको पिछले क्लास में कोशिका टॉपिक शुरू किया था। और कोशिका टॉपिक से जुड़े कुछ जो भी सिद्धांत थे वो हमने आपको बताया था। और हमने ये भी बताया था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका मिल करके ऊतक बनाते हैं, और ऊतक जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग जब मिल जाते हैं तो शरीर बन जाता है। देखिए, कोशिका कोशिका मिल करके ऊतक बनाते हैं, ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो अंग बन जाता है, और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो शरीर बन जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्योंकि हम लोग कोशिका पढ़ रहे हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कोशिका आपका टॉपिक है वो बहुत लंबा है। तो लगभग 4 क्लास लगेगा इसमें। आज ये दूसरा क्लास है, तो बहुत धैर्य से समझिएगा। और इस तरह से समझिए आप लोग कि एक बार जब समझ लीजिए तो फिर भूलिए ना। मैं इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो कोशिका में ही कुछ और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, 3-4 पॉइंट जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं, 3-4 पॉइंट, वो मैं चाहता हूं कि आप लिख लीजिए और नोट्स भी बनाते चलिए। और साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको जब आप प्रेस कर देंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा। तो देखते हैं, समस्त जीवों में, पूरे दुनिया के समस्त जीवों में सबसे छोटी कोशिका, अगर पूछा जाए कि पूरे दुनिया के समस्त जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। पूरे दुनिया की बात हम कर रहे हैं। समस्त जीवों में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। कभी कभी वनडे एग्जाम में इसका आकार पूछ लिया जाता है, तो आकार इसका 0.1 माइक्रोन है। या तो 0.1 माइक्रोन आप कहेंगे, माइक्रोन को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है ऐसे, या तो 0.1 माइक्रोन आप कहेंगे, या तो 10 के पावर -6 मीटर कहेंगे, 10 के पावर -6 मीटर कहेंगे। ये दुनिया में समस्त जीवों में सबसे छोटी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। इसका आकार 0.1 माइक्रोन यानी 10 के पावर -6 मीटर है। अब वहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ये याद रखिए साथियों कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो ये तो दुनिया से संबंधित बात हमने बताई, ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं कि समस्त जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन है और समस्त जीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। ठीक, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब आते हैं मनुष्य पर आते हैं। वो तो दुनिया की बात थी। अब मनुष्यों में देखिए कि मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, और न्यूरॉन को ही तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। एक एक चीज आप नोट करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। नोट करते चलिए। मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, और न्यूरॉन कहिए, चाहे उसे ही आप तंत्रिका कोशिका कहिए, चाहे उसे ही आप इंग्लिश में अगर कहें तो नर्व सेल भी कह सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर लंबाई पूछ ली जाए तो लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। लगभग 90 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग 90 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि पौधों की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कपास के तंतु की कोशिका है। लगभग 50 से 60
55 से 60, 50 से 60 या 55 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग इसीलिए लगा रहता है कि 55 से 60 भी आ सकता है ऑप्शन में और 50 से 60 भी आ सकता है आपके ऑप्शन में। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें थी थोड़ी, वो हमने आपको बता दी कोशिका से संबंधित। तो इन चीजों को तो आप नोट ही कर लीजिए। उसके बाद हमने आपको बताया एक कंसेप्ट है ये कि कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, बहुत सारे ऊतक से मिलकर अंग बनता है और बहुत सारे अंगों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। ये चीज आप समझ गए। कोशिका से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो अक्सर जो है पेपरों में पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स में, वो चीजें आप समझ गए। अब आपको हम बताएंगे कि कोशिका ये क्या है। कोशिका, अभी तो आपने कोशिका समझ लिया क्या है, लेकिन कोशिका के अंदर जैसे हमने कहा कि जो शरीर है हमारा वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, मतलब बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक बनाए और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाए और बहुत सारे अंग मिलकर शरीर बनाए। तो इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ कि हमारे शरीर में हर जगह कोशिका है, हर जगह कोशिका है। इस उंगली से लेकर के यहाँ सिर तक, सिर से लेकर के पैर तक, हर जगह हर स्थान पर कोशिका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका में भी कुछ होता होगा ना। जब कोशिका से मिलकर ऊतक बन जाते हैं और ऊतक से मिलकर अंग बन जाते हैं तो कोशिका में भी कुछ ऐसा चीज है। कोशिका में क्या है वही तो हम आपको बताने वाले हैं। ये है एक कोशिका और इसी कोशिका में एक झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली। एक बाहरी, समझते रहिएगा, एक बाहरी झिल्ली होती है जो कोशिका को आकार देती है, मतलब कोशिका को एक आकार प्रदान करती है, बाहरी झिल्ली होती है। ठीक है, और ये कोशिका का अंदरूनी दीवार होता है। उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गाल्जी बॉडी होता है, रसधानी यानी वैक्यूल होता है, तारकाय होता है, राइबोसोम होता है, अंतःप्रदेवी जालिका होता है, केंद्रक होता है और जीवद्रव्य होता है। जीवद्रव्य ये जो भरा हुआ है जल, इसमें जल होता है, जीवद्रव्य होता है। ये सब किसमें होता है? एक कोशिका की बात हम कर रहे हैं, एक कोशिका के अंदर ये सब होता है। और हमारे शरीर में इस उंगली से लेकर के पूरे शरीर में कोशिका भरी पड़ी है और लाइसोसोम होता है इसी में। तो बहुत सारी चीजें इस कोशिका में होती हैं और उन बहुत सारी चीजों का अलग अलग अपना काम होता है। तो हम देखते हैं, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गाल्जी बॉडी होती है, रसधानी यानी वैक्यूल होता है, तारकाय होता है, अंतःप्रदेवी जालिका होता है, राइबोसोम होता है, केंद्रक होता है, लाइसोसोम होता है, जीवद्रव्य होता है और भी कुछ होते हैं। तो एक कोशिका में इतने सारे चीजें होती हैं, एक कोशिका में। तो हमें तो पढ़ना चाहिए ना कि आखिर ये सब जो होते हैं कोशिका में, इन सब का क्या काम है। भाई इन सब से मिलकर एक कोशिका बनी है और कोशिका से मिलकर टिश्यू बना है यानी ऊतक, और ऊतक से मिलकर के अंग बना है और अंगों से मिलकर हमारा शरीर बना है। सोचिए कितना ऊपर वाले ने कितना महान काम किया है। ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, ईश्वर के अलावा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। तो अब अगर हम एक कोशिका के बारे में जान लेंगे, इन सब के बारे में, तो इसका मतलब कि सारे कोशिका के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, लेकिन कोशिका जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है। कोशिका में डीएनए भी है, कोशिका में आरएनए भी है, तो बहुत लंबा है। इसीलिए हमने कहा लगभग 4 से 5 क्लास लग सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आपको एक एक चीज समझाते हुए चलते हैं और लिखवाते हुए चलते हैं। लिखते भी चलिए आप। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या? कोशिका भित्ति। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जब हम पूरा करवा देंगे तो कोशिका झिल्ली पढ़ाएंगे, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे, गाल्जी बॉडी पढ़ाएंगे, रसधानी यानी वैक्यूल पढ़ाएंगे, तारकाय पढ़ाएंगे, अंतःप्रदेवी जालिका पढ़ाएंगे, राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम, जीवद्रव्य, ऐसे ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे कोशिका भित्ति। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालें साथियों, कोशिका भित्ति। तो इन सबको हम अभी हटाते हैं।
डालिए हेडिंग कोशिका भित्ति। और इस कोशिका भित्ति में ये लिखिए कि यह एक कठोर परागम्य झिल्ली है। यह एक कठोर परागम्य झिल्ली होती है जो पौधों के कोशिका के सबसे बाहर होती है। हमने बताया ना, ये जो बाहर वाली झिल्ली होती है ना, ये सबसे बाहर वाली जो झिल्ली होती है, इसीलिए हमने यहाँ बना दिया है। सबसे बाहर वाली जो झिल्ली होती है यही है क्या, कोशिका भित्ति। बहुत आसानी से आप लोग समझिएगा, कोशिका भित्ति, ठीक है, यही क्या है, कोशिका भित्ति। तो आप इसमें लिखिए कि यह एक कठोर परागम्य झिल्ली होती है जो पौधों की कोशिका के सबसे बाहरी क्षेत्र में होती है, सबसे बाहरी क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो यह हो गया कि पौधों की कोशिका के सबसे बाहर होती है। दूसरे पॉइंट में ये लिखिए यह झिल्ली यानी कि यह कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। यह जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं, सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। हम जो बोल रहे हैं साथियों, एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे इसका प्रमुख कार्य कोशिका को आधार क्या, कोशिका को आकार और आकृति देना है। हमने आपको बताया था कि इसका जो काम है वो कोशिका को आकार और आकृति देना है। जैसे आप जो है मार्केट जब जाएंगे तो क्या बहुत सारी चीजें लेते हैं, उसी में जो है मिर्चा डलवा लेते हैं, उसी में धनिया डलवा लेते हैं, उसी में लहसुन, उसी में प्याज, उसी में अदरक, उसी में नींबू, उसी में गोभी, उसी में टमाटर। तो अब वो किसमें रखते हैं, एक झिल्ली में रखते हैं। तो ये जो बाहरी परत हमने बताई कोशिका भित्ति, यह एक झिल्ली का काम करती है, यह एक झिल्ली का काम करती है और ये आकार देती है। जैसे हमने कहा ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है। यह झिल्ली, यह कोशिका भित्ति कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करती है। इसी में तीसरे पॉइंट में लिखिए क्या, आकार तथा आकृति, ठीक है, आकार तथा आकृति, आकार तथा आकृति। और चूंकि बाहरी झिल्ली होती है ये, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अपने इस कोशिका के मतलब कोशिका को एक सुरक्षा प्रदान करती है। लिख लीजिए, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिए ताकि आपको कभी भी ये पीसीएस तक पूछा जाएगा, ये जान लीजिए। इसीलिए हम बहुत सारे पॉइंट लिखवा रहे हैं, एक एक पॉइंट लिखवा के हम आगे बढ़ जाते, लेकिन हम बहुत सारे पॉइंट लिखवा रहे हैं। इसी में लिखिए सामान्य पौधों में सेल्यूलोज, क्या, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। किसकी बात हो रही है, इस कोशिका भित्ति की बात हो रही है कि ये सामान्य पौधे मतलब जनरल जितने भी पौधे होते हैं जनरल, उनमें सेल्यूलोज का बना होता है। ये चीज लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवक तथा ईस्ट में किसका बना होता है, कवक तथा ईस्ट में काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक, कवक तथा ईस्ट में। और सामान्य पौधों में किसका, सेल्यूलोज का बना होता है। जीवाणु में पेप्टिडो
ग्लाइकोन जीवाणु में पेप्टिडो ग्लाइकोन का बना होता है। ठीक, जीवाणुओं में किसका बना होता है? पेप्टिडो ग्लाइकोन का बना होता है। कवक तथा ईस्ट में काइटिन का, पौधों में सेल्यूलोज का। देख रहे हैं। इसके अलावा यह सभी पॉलीसेकेराइड शर्करा हैं, चाहे ये पेप्टिडोग्लाइकोन हो, चाहे काइटिन हो, चाहे सेल्यूलोज हो, ये पॉलीसेकेराइड शर्करा हैं। यह सभी पॉली, दिख रहा है नीचे कि नहीं साथियों? नहीं दिख रहा है, ठीक है, नीचे हम नहीं लिखेंगे, हम यहां लिख दे रहे हैं, यहां। यह सभी पॉलीसेकेराइड शर्करा हैं, शर्करा हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखवा रहे हैं। इस तरह से मेरा प्रयास है कि आप लोग टीसीएस तक दोहराते रहें, इसको वहां तक आएगा ये। यह सभी पॉलीसेकेराइड शर्करा है। इसी में अब लिखिए नीचे वाले पॉइंट और लिखिए, इसी में एक पॉइंट और लिखिए कि प्रकृति में कार्बनिक पदार्थ के रूप में सेल्यूलोज की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, प्रकृति में सेल्यूलोज की मात्रा सबसे अधिक है। एग्जाम्पल में कपास हो गया, देख ही रहे हैं आप। ठीक, अब जाके आपका कोशिका भित्ति खत्म हुआ। कोशिका भित्ति खत्म हुई है, कोशिका नहीं। इतने सारे पॉइंट्स में से आपका अभी एक पॉइंट खत्म हुआ है, क्या? कोशिका भित्ति। बहुत सारे पॉइंट हैं, इसीलिए मैंने कहा 4 से 5 क्लास में मैं खत्म करवा दूंगा। और कोशिका जब आपका खत्म हो जाएगा तो आप महसूस करेंगे कि आपको सब याद हो चुका है। इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर कोशिका भित्ति के बाद में आप अगला हेडिंग डालेंगे। मैं अगर चाहूं तो एक एक पॉइंट एक एक मिनट में समझा के आगे निकल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट्स भी बनाते चलें। अगला पॉइंट आप डालेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कोशिका झिल्ली। ठीक, ये दूसरी चीज है, यह भी उसी कोशिका के अंदर है। जिस कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति थी, तो उसी कोशिका के अंदर 12 से 15 चीजें हैं, और सबको आपको पढ़ना है, ताकि आप कोशिका से अगर प्रश्न आ जाए तो आप उसको फटाक से सही करके आगे निकल जाएं। अब आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति। पहले पॉइंट में लिखिए, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। ठीक, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में लिखिए कि किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। यह प्रोटीन की बनी होती है। और चूंकि हमने बताया आपको कि पौधों में
कोशिका भित्ति सबसे ऊपर होती है। सबसे ऊपर क्या होता है? कोशिका भित्ति पौधों में। दूसरे नंबर पर ये आप देख रहे हैं ना, दूसरे नंबर पर ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका झिल्ली दूसरे नंबर वाला। लेकिन अगर यही मनुष्य की बात हम करेंगे तो मनुष्यों में ये कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है, तो मनुष्यों में नहीं होती है, लेकिन पादप में होती है कोशिका भित्ति। लेकिन ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये मनुष्य में भी होती है और पादप में भी होता है। पादप मतलब पौधों में भी होता है और मनुष्यों में भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पौधों में ये दूसरे नंबर पर होती है और मनुष्यों में ये पहले नंबर पर होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में ये ऊपरी वाली जो झिल्ली है, भित्ति है, वो नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली मनुष्यों में पहले स्थान पर होती है, लेकिन पौधों में यह दूसरे परत के रूप में पाई जाती है। ये आप लिख सकते हैं। कोशिका भित्ति में हमने आपको बताया था कि यह एक परागम्य झिल्ली है, लेकिन इसमें आप लिखिएगा कि यह अर्धपरागम्य झिल्ली है। ठीक, यह एक अर्धपरागम्य झिल्ली है। इसमें चयनात्मक परागम्यता का गुण होता है। किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर रोक लेना है, और किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर से बाहर जाने देना है, इसके अंदर यह गुण होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चयनात्मकता का गुण होता है। किसकी बात हो रही है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की बात हो रही है। कोशिका भित्ति बाहर वाले की बात नहीं हो रही है, वो हमने लिखवा दिया आपको। अब अंदर वाले परत की बात हो रही है, दूसरे वाले की। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये तीसरे पॉइंट में ही लिखिएगा ये वाला कि इसमें चयनात्मकता का गुण होता है। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण हमने कहा ना कि प्रोटीन से होता है, लेकिन प्रोटीन से तो होता है, लेकिन एक चीज और होता है, इसमें लिपिड भी होता है। प्लस करके लिपिड भी लिख लीजिए इसी में, लिपिड। तो प्लाज्मा झिल्ली का जो ये मतलब कोशिका झिल्ली जो है, उसका निर्माण प्रोटीन तथा लिपिड से होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। और लिखते चलिए, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप नोट्स बनाते चलिए। अब जो है नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं? तो अब आगे चलते हैं साथियों। प्लाज्मा मतलब कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई। अब आगे चलते हैं। हमने आपसे कहा कि यह इसमें जो है यह एक अर्धपरागम्य झिल्ली है। इसमें चयनात्मकता का गुण होता है। जल तथा अन्य खनिज पदार्थों को अंदर आने देता है और आदि जो और पदार्थ होते हैं उनको अंदर नहीं आने देता है, रोक देता है। तो इसीलिए इनमें चयनात्मकता का गुण होता है दूसरे नंबर की झिल्ली में। अब आप लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक हम झिल्ली की बात कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में यही झिल्ली इसको आकार देता है और आकृति प्रदान करता है, तो हमने झिल्ली को देख लिया। अब हम देखते हैं अंदर में जो भी मौजूद है, इसमें अंदर के जो भी सदस्य मौजूद हैं, सारे सदस्यों को एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? ये भी इसी कोशिका के अंदर है। ये क्या है? तो इसके बारे में आप लोग लिखिए। जंतु एवं पौधे दोनों की कोशिकाओं में, जंतु एवं पौधे दोनों की कोशिकाओं में, पहला पॉइंट है जंतु एवं पौधे दोनों की कोशिकाओं में, ठीक, जंतु एवं पौधे दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इस कोशिका का एक अंग है ये। हमने कहा ना कि कोशिका में बहुत सारे
प्रकार के जो है अंग हैं छोटे छोटे, और हमने उनका नाम भी बताया 12-13 प्रकार के। तो उन सभी अंगों के बारे में, कोशिका के जो भी अंग हैं उन सभी अंगों के बारे में हम एक एक करके आपको लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो अब आया माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। तो जंतु और पौधे दोनों की कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण अंग है, दोनों में होता है, जंतुओं में भी और पौधों में भी। अगला पॉइंट, इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका नामकरण किसने किया था, इसके बारे में देखिए। इसका नामकरण जो है सर्वप्रथम केलिकर ने, सर्वप्रथम इसको केलिकर ने खोजा था। किसने? केलिकर ने सर्वप्रथम, केलिकर ने इसको खोजा था सर्वप्रथम। कोलिकर, सॉरी केलिकर कह रहे थे, कोलिकर ने। आ जाता है वनडे एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, नामकरण ये नहीं कर पाए, नाम ये नहीं रख पाए, नहीं बता पाए कि जो है ये क्या चीज है, लेकिन खोजा तो इन्होंने था। अगर पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम खोज किसने की थी तो कोलिकर ने की थी, लेकिन इसका नामकरण नहीं कर पाए थे। बाद में अल्टमैन आए, एक अल्टमैन आए, उन्होंने क्या इसको कहा, अल्टमैन जब आए तो इन्होंने इसको एक दूसरा नाम दिया, अल्टमैन। अल्टमैन ने क्या कहा इसको, बायोप्लास्ट। क्या? बायोप्लास्ट। अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा। इनके बाद सर्वप्रथम तो कोलिकर ने इसकी खोज की, सही है, लेकिन वो नाम नहीं रख पाए इसका। तो बाद में जब अल्टमैन आए उन्होंने इसको बायोप्लास्ट कहा। उसके बाद में एक आए वेंडा। कौन? WENDA, वेंडा। तो वेंडा ने इसको क्या कहा, वेंडा ही ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नीचे नहीं दिख रहा हो तो हम नीचे करें थोड़ा सा। सर्वप्रथम कोलिकर ने खोज की थी, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। लेकिन ये कोलिकर जो है ये नाम नहीं दे पाए, नहीं बता पाए कि ये क्या चीज है, लेकिन खोज तो इन्होंने ही की थी। बाद में जब अल्टमैन आए तो इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया बायोप्लास्ट। इनके बाद भी आए वेंडा नाम के एक, तो उन्होंने नाम दिया कि क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास क्या है। अब आगे चलते हैं। इसके बारे में कुछ और विशेषताएं हैं, वो भी लिख लीजिए। आज माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाए आपका, इसके बाद जो और पार्ट बचे रहेंगे वो हम अगली क्लास में करवाएंगे। इसमें जो है केंद्रक भी उपस्थित है, केंद्रक, ठीक, तथा केंद्रक के अलावा क्या रहता है इसमें, DNA भी उपस्थित है, DNA, केंद्रक तथा DNA उपस्थित है, ठीक। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक तथा DNA दोनों उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो DNA माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है उपस्थित है, उस DNA को क्या कहते हैं, mDNA। स्मॉल m होता है मैसेंजर, पहुंचाने वाला, इधर से उधर। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन को पहुंचता है, तो ऑक्सीजन जब पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो वो ग्लूकोज बनाता है। ओटीपी में ग्लूकोज बनाता है, 38 OTP। और ग्लूकोज जब बनाता है तो उसी से ऊर्जा मिलती है। तो कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा की फैक्ट्री है, कहा जाता है। तो
माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक तथा डीएनए दोनों उपस्थित होते हैं, और उस डीएनए को, जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, उसको एमडीएनए कहा जाता है, मतलब मैसेंजर, ला जाने और ले जाने और लाने वाला डीएनए, इसीलिए इसको स्मॉल एमडीएनए कहा गया। और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ओटीपी बनती है, ये भी लिख लीजिए, 38 एटीपी, सॉरी वो कह रहे थे एटीपी, 38 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा बनती है, ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। किसके द्वारा? पहुंचने के द्वारा बनती है। जब ऑक्सीजन पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ले जाया जाता है ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में, तब वहां पर 38 ओटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक है, इसीलिए ऊर्जा की फैक्ट्री कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऊर्जा की फैक्ट्री कह लीजिए, चाहे पावर हाउस कह लीजिए, इंग्लिश में उसी को पावर हाउस कहते हैं। तो ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी विशेषता। ठीक है, इसी में एक चीज और है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कोई चीज बताने में छोड़े ना, सब कुछ बताएं, इसीलिए हम खोज के, दिमाग से खोज के, याद कर के आपको एक भी पॉइंट छोड़ते नहीं, सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने कहा डीएनए भी उपस्थित होता है। ठीक, डीएनए भी उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और डीएनए भी उपस्थित होता है, और उस डीएनए को एमडीएनए कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी उपस्थित होता है और केंद्रक भी उपस्थित होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का दो प्रमुख भाग और है। दो प्रमुख भाग माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से हैं? एक है क्रिस्टी, एक है क्रिस्टी, और एक है मैट्रिक्स। ये दो प्रमुख भाग हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले भाग को क्रिस्टी कहा जाता है, और मैट्रिक्स भी वही परिस्थित होता है। हम इसके बारे में डिटेल में बाद में लिखवाएंगे। अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर जितने पार्ट होते हैं सबके बारे में एक परिचय दे रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका। जितने भी पार्ट होते हैं आपके एक कोशिका के अंदर, सारे पार्ट को हम अलग अलग से लिखवाते रहेंगे और बताते। तो आप जान गए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका, अब इसका अगला पार्ट है गाल्जी बॉडी, यानी गाल्जी काय। गाल्जी काय इसी को हिंदी में कहते हैं, इसी को इंग्लिश में गाल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक, तो जो गाल्जी बॉडी होता है, इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले तो यही जान लीजिए, वनडे में पूछ लिया जाता है। खोजकर्ता कैमिलो गाल्जी, इन्हीं के नाम पर इसका गाल्जी बॉडी नाम पड़ गया। गाल्जी काय, कैमिलो गाल्जी। यह कोशिका का स्रावी अंग है जो एंजाइम एवं हार्मोन्स के स्रावण के लिए उत्तरदायी है। ये जो गाल्जी काय होता है ना, ये हार्मोन तथा एंजाइम्स का स्रावण करता है। गाल्जी काय हार्मोन्स तथा एंजाइम का स्रावण करता है। ठीक है,
इसीलिए इसको स्रावी अंग बोला जाता है। इसके खोजकर्ता कैमिलो गाल्जी थे। गाल्जी काय का जो मुख्य कार्य है हार्मोन्स तथा एंजाइम्स का श्रावण करना। पौधों की कोशिका में यह आकार में छोटे पौधों की कोशिका में पौधों के कोशिका में आकार में छोटे तथा पौधों की कोशिका में तो आकार में छोटे होते हैं, ठीक, और छोटे होते हैं तथा कम सक्रिय होते हैं। कम सक्रिय, जब आकार में छोटे रहेंगे तो कम सक्रिय रहेंगे। गाल्जी काय की विशेषता आप लिख रहे हैं, तो गाल्जी काय जो है वो मुख्य रूप से हार्मोन और एंजाइम्स का श्रावण करता है। पौधों की कोशिका में ये आकार में छोटा होता है, इसलिए कम सक्रिय होता है। ये पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद में ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं। 2 पॉइंट और इसमें लिखना है आपको। हार्मोन्स तथा एंजाइम्स का श्रावण करते हैं। 2 पॉइंट इसमें और आपको लिखना है। इसीलिए इसको एक नाम से और पुकारा जाता है कि कौन सा नाम? डिक्टियोसोम। इसीलिए इसको डिक्टियोसोम के नाम से पुकारा जाता है। एक तो ये हो गया पॉइंट कि इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और है कि गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस एग्जाम में ऐसे ऐसे नामों से पूछ लेता है प्रश्न कि आप भ्रमित हो जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ये गाल्जी काय की विशेषता हो गई। तो आप एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। मैं बोलता चल रहा हूं मुंह से और लिखता हूं बहुत तेज, जल्दी जल्दी लिखता हूं, इसीलिए कि थोड़ा कम समय लगे। लेकिन मुझे लगता है कि समय लगेगा, क्योंकि कोशिका जो आपका टॉपिक है ये बहुत बड़ा है। तो गाल्जी काय तक हो गया है साथियों, गाल्जी काय तक हो गया है। अब इसके आगे हम अगली क्लास में बताएंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।